नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सामने आई बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान की रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 5 सालों में कम उम्र के जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से 1/3 बच्चे भारत में। केंद्र सरकार ने विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा किया जारी। अब डिस्क्लेमर पर बढ़ेगी सख्ती। मसौदे पर आम लोगों से 18 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली अहम कामयाबी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का हुआ सफलतापूर्वक परीक्षण। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का किया जा रहा है निर्माण। उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को मापने और निगरानी करने की आवश्यकता को पूरा करना। जल्दी ही भारत अमेरिका के साथ 2+2 संवाद के लिए क्वाड मीट की करेगा मेजबानी। इस चतुर्पक्षीय बैठक से चीन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लोकतांत्रिक शक्तियों के समूह को खतरे के संकेत के तौर पर देखता है चीन। शुरू हुई गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन परियोजना। उद्देश्य स्तनपायी जलचरों का संरक्षण, नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन। इस सम्मेलन में 153 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। सम्मेलन में सौर ऊर्जा की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान की रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। बताते चले, भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से लेकर 2019 के बीच में काफी गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 5 सालों में कम उम्र के जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से 1/3 बच्चे भारत और नाइजीरिया के हैं। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि कोविड-19 वैश्विक स्तर पर बाल मृत्यु में आई कमी पर पानी फेर सकता है। बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान की रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या 1990 में 1,25,00,000 से कम होकर 2019 में 52 लाख रह गई है। पिछले 30 सालों में बच्चों की मृत्यु के कारणों पर अंकुश लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके बच्चों की मृत्यु दर को कम किया गया है। वहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट आ रही है, जिनसे बच्चों की मौतों की संख्या में आई गिरावट पर पानी फिर सकता है। मृत्यु दर को लेकर यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए अनुमान के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित बच्चों की मौत 1990 में 126 से कम होकर 2019 में 34 रह गई। देश में 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत में 4.5% की वार्षिक कमी दर्ज की गई है। वहीं भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 2019 में जहां 8,24,000 रही, वहीं 1990 में ये 34 लाख थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित शिशुओं की मौत 1990 में 89 की तुलना में पिछले साल 28 रह गई। देश में पिछले साल 6,79,000 शिशुओं की मौत हुई थी, जबकि 1990 में ये संख्या 24 लाख थी। भारत में 1990 में लड़कों की बाल मृत्यु दर 122 और लड़कियों की बाल मृत्यु दर 131 थी। पिछले साल लड़कों की बाल मृत्यु दर 34 और लड़कियों की मृत्यु दर 35 रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 5 साल से कम आयु के जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से आधे बच्चे नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
और इथियोपिया के हैं। केवल नाइजीरिया और भारत में करीब 1/3 बच्चों की मौत हुई। केंद्र सरकार ने हाल ही में विज्ञापनों के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित दिशा निर्देशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है। इसमें आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ता के लिए समझने में कठिन डिस्क्लेमर को भ्रामक करार दिया जाएगा। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्राधिकरण का गठन हाल ही में किया गया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मसौदे पर आम लोगों से 18 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। मसौदे में कहा गया है कि डिस्क्लेमर साफ, मोटा और पठनीय होना चाहिए। ये खंडन ऐसा हो कि जिसे कोई सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति एक व्यावहारिक दूरी और व्यावहारिक गति की अवस्था में पढ़ सके। इस पैकेट पर किसी स्पष्ट रूप से दिखने वाली जगह पर ही प्रकाशित होना चाहिए। अगर ये विज्ञापन किसी आवाज या वॉइस ओवर में सुनाया गया हो तो उसके साथ लिखित पाठ भी चलाया जाए। ये उसी आकार में, फांट तथा भाषा में हो जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो। किसी खंडन या अस्वीकारोक्ति में विज्ञापन की किसी भ्रामक बात को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मसौदे में कहा गया है कि विज्ञापन में किसी माल या सेवा को मुफ्त या निशुल्क या इसी तरह की किसी शब्दावली में प्रस्तुत न किया जाए यदि उपभोक्ता को किसी उत्पाद की खरीद या डिलीवरी के लिए उसकी लागत से कुछ भी अलग भुगतान करना पड़ता हो। इसमें यह भी कहा गया है कि विज्ञापन में कंपनी के दावे की पुष्टि के लिए खड़े व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कही गई बातें ठोस हों और उनकी पुष्टि की जा सके। उसे कोई असत्य या भ्रामक बात का प्रचार नहीं करना चाहिए। बताते चलें, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10(1) के तहत की गई थी। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को ट्रैक करके उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करेगा। ये प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा। ये उन सामानों को वापस बुलाएगा जो खतरनाक या असुरक्षित है। वहीं भ्रामक विज्ञापनों के लिए ये निर्माताओं को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और निर्माताओं को 2 साल तक कारावास की सजा दी जा सकती है। ये जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर सकता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफलतापूर्वक परीक्षण से देश को सस्ते में सैटेलाइट के लॉन्च करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल बनाने में भी भारत को मदद मिल सकेगी। आइए जानते हैं इसके सफलतापूर्ण परीक्षण से हमारे रक्षा क्षेत्र के विकास पर तथा अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताते चले कि डीआरडीओ ने इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है। डीआरडीओ ने ये परीक्षण ओडिशा के व्हीलर आइलैंड स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया। खास बात यह है कि स्क्रैमजेट propulsion सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है। इस परीक्षण के बाद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के विकास के लिए सभी अहम तकनीक का विकास कर लिया गया है। इस तकनीक का कई नागरिक प्रोजेक्टों में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस वाहन के जरिए काफी कम लागत पर उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किए जा सकते हैं। इस वाहन का स्क्रैमजेट इंजन हवा से अपना ईंधन बनाता है। ये लॉन्चिंग बालासोर ओडिशा स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप की रेंज से किया गया है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला मानव रहित स्क्रैमजेट सिस्टम है, जिसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक है। इसके साथ ही ये आसमान में 20 सेकंड में लगभग 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बता दें कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HTDV प्रोजेक्ट डीआरडीओ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य कई सैन्य और नागरिक लक्ष्यों को सेवाएं देना है। जानते हैं HSTDV में क्या है खास। ये स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर के भीतर निशाना बनाया जा सकता है।
आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती हैं। इसका मतलब है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने में मिलेगी मदद। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किया जा सकता है। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल उसे DRDO और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसकी निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मापदंड, डैशबोर्ड तथा राज्य सुधार कार्य योजना की तैयारियों के अंतिम चरण में है। बताते चलें, नीति आयोग वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी है। ये वैश्विक MPI दरअसल 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी करने के भारत सरकार के फैसले का हिस्सा है। सुधार और विकास के संचालन के लिए वैश्विक सूचकांकों वाले इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को मापने और निगरानी करने की आवश्यकता को पूरा करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आत्म सुधार के उपकरणों के तौर पर इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम करना है और सरकारी योजनाओं के अंतिम मील तक के कार्यान्वयन में सुधार करते हुए नीतियों में सुधार लाना है। क्या है वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक? वैश्विक MPI निर्धनता को लेकर 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय उपाय है। इसे पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और UNDP द्वारा विकसित किया गया था। वैश्विक MPI को हर साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम पर जारी किया जाता है। देशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है? वैश्विक MPI की गणना प्रत्येक सर्वेक्षित घर को 10 मापदंडों पर आधारित अंक देकर ही की जाती है। इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और घरेलू संपत्ति जैसे मानक शामिल हैं। MPI 2020 में भारत एवं पड़ोसी देशों का प्रदर्शन। वैश्विक MPI 2020 के अनुसार NFHS 4 2015 और 16 के आंकड़ों के आधार पर भारत 107 देशों में 62वें स्थान पर है और उसका MPI स्कोर 0.123 अंक है और प्रति व्यक्ति अनुपात 27.91% है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका 25वें, भूटान 68वें, नेपाल 65वें, बांग्लादेश 58वें, चीन 30वें, म्यांमार 69वें और पाकिस्तान को 73वें रैंकिंग दी गई है। भारत जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 संवाद के लिए क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। इस संदर्भ के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बताते चलें, बीते 3 सितंबर 2020 को विदेश मंत्रालय द्वारा नियमित साप्ताहिक ब्रीफिंग में राजनयिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा की गई थी। क्वाड ग्रुपिंग क्या है? क्वाड या चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद 4 लोकतंत्रों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। इन क्वाड देशों में से 2 देशों ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत की अवसंरचना प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला में भारी निवेश का आश्वासन दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत को भारत प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता दी है और ये देश भारत के साथ एक अत्यंत करीबी संबंध साझा करता है। ये क्वाड या चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद या वार्ता एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है।
जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच साल 2007 में शुरू किया गया था। इस मंच की शुरुआत तत्कालीन अमेरिकी प्रधानमंत्री डिक चेनी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा बातचीत के तौर पर की गई थी। इन राष्ट्रों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा इस संवाद को और अधिक बढ़ावा दिया गया, जिसका शीर्षक एक्सरसाइज मालाबार था। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में इस राजनयिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर देखा गया था। चीन ने इस मंच के सदस्य देशों को औपचारिक राजनयिक सुरक्षा जारी की थी। ये मंच तक कुछ राष्ट्रों में सरकारों में बदलाव के बाद निष्क्रिय हो गया। हालांकि भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मालाबार एक्सरसाइज के माध्यम से अपना संयुक्त नौसेना अभ्यास जारी रखा। साल 2017 के आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सभी 4 पूर्व सदस्यों ने क्वाड गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत में भाग लिया और इस वार्ता के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्य रूप से चीन और दक्षिण चीन सागर में इसकी बढ़ी हुई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुए तनाव के कारण क्वाड गठबंधन को पुनर्जीवित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों? क्वाड बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच सीमा के गतिरोध के महीनों जारी रहने के बाद चीन के घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए मौजूदा तनाव बहुत अधिक है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीन इस चतुर्पक्षीय बैठक और 2+2 वार्ता को बहुत बारीकी से देख रहा होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक शक्तियों के समूह को खतरे के संकेत के तौर पर देखता है। क्वाड चीन के लिए चिंता का विषय क्यों है? चीन का भारत के साथ पहले से ही सीमा पर गतिरोध चल रहा है। उसे अपने विवादास्पद हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण भी पूरी दुनिया से अपार आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस कानून को लोकतंत्र की एक त्रासदी के रूप में देखा जा रहा है। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ अपने कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी चीन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन पर भारत, अमेरिका और अन्य कई राष्ट्रों द्वारा कथित तौर पर इंटरनेट गोपनीयता भंग करने का भी आरोप लगाया गया है। सभी द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर यथास्थिति को बदलने की चीन की कोशिश की भी दुनिया भर के कई देशों में निंदा हुई है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ी हुई सैन्य आक्रामकताओं ने इस क्षेत्र में स्थित देशों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की उत्पत्ति पर यह आरोप लगाते हुए एक सवाल उठाया था कि ये वायरस वुहान में एक चीनी प्रयोगशाला में उत्पन्न हुआ है। ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस भी कहा है। अमेरिका ने देश में चीनी राजनयिकों और अमेरिकी लोगों के साथ काम करने वाली चीनी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने टिकटॉक पर लगभग प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, जब तक ये अपनी चीनी मूल कंपनी बाइटडांस द्वारा एक अमेरिकी फर्म को बेचा नहीं जाता है। भारत ने चीनी लिंक वाले कई प्रमुख ऐप पर प्रतिबंध लगाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें लोकप्रिय वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म टिकटॉक और पबजी भी शामिल है। साथ ही भारतीय रेलवे ने अपने चीनी निवेश सौदे को भी रद्द कर दिया है। ऐसे में 2+2 वार्ता को लेकर चीन की मुश्किलों का बढ़ना लाजमी है। गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन मीठे पानी में पाए जाने वाली डॉल्फिन की एक प्रजाति है, जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। बताते चलें, गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किए जाने के 10 साल बाद 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू करने की घोषणा की। बाघ परियोजना और हाथी परियोजना की भांति डॉल्फिन परियोजना का उद्देश्य स्तनपायी जलचरों का संरक्षण करना। इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। गौरतलब हो कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को बीते वर्ष दिसंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में मंजूरी मिली थी। अब तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि सरकार की प्रमुख योजना नमामि गंगे को लागू करता है, उसकी ओर से डॉल्फिन को बचाने के लिए कुछ पहल की गई हैं।
डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। बताते चले, गंगा डॉल्फिन विश्व भर की नदियों में पाए जाने वाली डॉल्फिन की 5 प्रजातियों में से एक है। गंगा नदी जल प्रणाली जलीय जीवन की एक विशाल विविधता का घर है, जिसमें गंगा डॉल्फिन्स भी शामिल है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेकनिस्टा गैंगेटिका है। इस प्रकार के डॉल्फिन मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप, खास तौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदी तंत्र में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 से 2020 में नर डॉल्फिन को 2 से 2.2 मीटर लंबा और मादा डॉल्फिन को 2.4 से 2.6 मीटर लंबा बताया गया है। बताते चलें कि एक वयस्क गंगा डॉल्फिन का वजन 70 किलोग्राम से 90 किलोग्राम के बीच हो सकता है। भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। एक समय था जब गंगा डॉल्फिन को गंगा में बंगाल की खाड़ी के डेल्टा से लेकर हिमालय की तलहटी के ऊपर के कई स्थानों पर देखा जाता था। ये गंगा की सहायक नदियों में भी पाई जाती थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली की यमुना नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती थी। हालांकि नदियों पर बांधों के निर्माण और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जलीय जीवों, खासतौर पर डॉल्फिन की आबादी में गिरावट आई है। क्योंकि गंगा डॉल्फिन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, इसीलिए नदी के जलीय जीवन का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गंगा डॉल्फिन की रक्षा करना बेहद जरूरी है। लेकिन जल प्रदूषण के रूप में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, औद्योगिक प्रदूषण, मछली पकड़ने वाले जाल, नदियों में गाद का जमा होना, तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि इनकी उपस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। नदियों पर बने बांध भी इनकी वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये संरचनाएं पानी के प्रभाव को बाधित करती हैं। वर्तमान में गंगा डॉल्फिन की स्थिति, हालांकि इस संबंध में कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि भारत में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2500 से 3000 हो सकती है। हालांकि बीते साल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा को सूचित किया था कि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1272 डॉल्फिन और असम में लगभग 962 डॉल्फिन हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि गंगा के बढ़ते प्रदूषण के कारण उसमें जलीय जीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। खास तौर पर डॉल्फिन की संख्या में कमी देखने को मिली है। गंगा डॉल्फिन को बचाने के प्रयास। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत के बाद 24 नवंबर 1986 को सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। सरकार के इस कदम का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके लिए वन्यजीव अभयारण्यों जैसी संरक्षण सुविधाएं प्रदान करना था। संरक्षण योजना। सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 से 2020 भी तैयार की है, जिसमें गंगा डॉल्फिन की सक्षम मौजूद खतरों और उनकी आबादी पर नदी के यातायात और सिंचाई नहरों आदि के प्रभावों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय जलीय जीव। 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी गंगा डॉल्फिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा प्रोजेक्ट डॉल्फिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि आवश्यक है कि प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद इसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा बीते 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन किया गया। 153 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को लेकर नवीन और नवीकरणीय और सस्ती, टिकाऊ, स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में विचार विमर्श किया गया।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ISA सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में हिस्सा लिया। बताते चले, देश की 5 सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस कंपनियां उद्योगी सहभागी के तौर पर IAS में हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच 47 परियोजनाओं को लागू करने के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। इस समझौते के तहत NTPC IAS के 47 सदस्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं शुरू करेगा। शिखर सम्मेलन में ISA और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के बीच साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत ISA के सबसे जरूरतमंद सदस्य देशों में सिंचाई के लिए 10 लाख सोलर पंप्स लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित उन देशों को एक मंच पर लाने का है जहां सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है। एक नजर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर। ISA में 121 देश हैं जो सौर ऊर्जा के लाभों का दोहन करने और स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इस गठबंधन की पहल भारत ने की थी। ये 2015 में आयोजित पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार ने गुरुग्राम में ISA के मुख्यालय के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं के लिए 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बताते चले, पहली ISA सभा 2018 में आयोजित की गई थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत ने जुलाई 2020 में 35 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 सितंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके डोर स्टेप पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये कहा है कि ईज रिफॉर्म्स के एक हिस्से के तौर पर कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के सार्वभौमिक टच पॉइंट्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इन डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की परिकल्पना की गई है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस के विदेश सचिवों ने इस 9 सितंबर 2020 को पहली त्रिपक्षीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। इस संवाद का उद्देश्य एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियमों पर आधारित प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस आभासी बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप मंत्रालय और फ्रांस के विदेश मामलों के महासचिव फ्रैंकोइस डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमंडसन ने की थी। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था। कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक तुलनात्मक रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26वें स्थान नीचे खिसककर 105वें स्थान पर आ गया है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक वर्ष में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियम जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। भारत पिछले साल 79वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और किसानों से बातचीत भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन तथा पशुपालन क्षेत्र के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल ऐप ई गोपाला का भी शुभारंभ किया। ये ऐप किसानों को पशुधन के लिए ई मार्केट प्लस उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी ने लॉन्च की ई गोपाला ऐप।
ई गोपाला ऐप के बारे में खुद पीएम ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारे मेहनती किसानों के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल प्रदान करता है। ये एक अभिनव प्रयास है जिससे कृषि क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके मुताबिक ये ऐप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। इस ऐप के जरिए कृत्रिम गर्भाधान, पशु की प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार आदि और पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन किया जा सकेगा। ई गोपाला ऐप इन सभी पहलुओं पर किसानों को समाधान प्रदान करेगा। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए सख्त वीजा मानदंड लागू किया है। ये मानदंड चीन को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे प्राइम रेफरल श्रेणी के देशों के बराबर लाएंगे। गृह मंत्रालय के व्यापार वीजा देने के अपने नवीनतम दिशा निर्देशों में इन चीनी नागरिकों के लिए विशिष्ट प्रावधान पेश किए हैं, जिसमें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO को रिपोर्ट करना शामिल है। गृह मंत्रालय के ये नवीनतम निर्देश कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में चल रहे यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर वीजा नियमों में किए गए बड़े बदलावों का एक हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने अपनी 72 पन्नों के इन दिशा निर्देशों में चिकित्सा, रोजगार, छात्र और अनुसंधान वीजा के अनुदान की शर्तों को निर्धारित किया है और ये कहा है कि अगर चीनी व्यापार वीजा धारकों का प्रवास एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिनों से ज्यादा हो तो उन सभी चीनी व्यापार वीजा धारकों के लिए अपने प्रवास के दौरान खुद को FRRO में पंजीकृत करना होगा। राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ। इसके साथ ही एयरफोर्स की ताकत और बढ़ गई है। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए इस उपलब्धि को काफी अहम माना जा रहा है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के खिलाफ बड़ी बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर 2020 को अंबाला हाईवे ठिकाने पर हुए शानदार समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 45 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही 43 सदस्यों की टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दी है। ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक वर्चुअल कार्यक्रम में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास की तरफ से आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में एटनबरो को इस पुरस्कार से नवाजा गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मौके पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक विकासशील देश के लिए विकास की जरूरत को समझने वाली नेता होने के साथ पर्यावरण संरक्षण की चैंपियन थी। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 सितंबर 2020 को ये सूचित किया है कि साल 2021 के शुरू में भारत की चंद्रमा के मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा है कि चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें एक रोवर और एक लैंडर शामिल होंगे। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की कठिन लैंडिंग के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वर्ष 2020 के बाद में चंद्रमा के लिए एक और मिशन की योजना बनाई थी। हालांकि इसरो के कई प्रोजेक्ट्स और मिशनों में महामारी और लॉकडाउन की मार पड़ी है। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेजेस स्कीम की शुरुआत की है। ये योजना विशेष रूप से सुंदरवर्ती गांवों में डाक सेवाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने तथा डाक उत्पादों एवं सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास करेगी।
5 स्टार गांव की योजना के तहत सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करा के उनका विपणन एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग के शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 2.5 मिमी लंबी चींटी की एक नई प्रजाति वैभव प्रोटानिल्ला की खोज की है। चींटी की इस नई प्रजाति का नाम वैभव प्रोटानिल्ला है, जो प्रोफेसर वैभव चिंदारकर के नाम पर रखा गया है, जो गोवा के सखाली में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के प्राणी शास्त्र विभाग के प्रमुख हैं। वैभव प्रोटानिल्ला को प्रोटानिल्ला नामक चींटियों के एक दुर्लभ समूह में स्थान दिया गया है। अभी तक इस समूह से संबंधित सिर्फ 12 चींटी प्रजातियां ही ज्ञात थीं। अन्य भूमिगत चींटियों की तरह ये समूह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे मिट्टी में कीट नियंत्रण करके मृदा की उर्वरता बनाए रखना। वरिष्ठ कलाकार परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में घोषणा करते हुए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहा कि परेश रावल की प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को अवश्य मिलेगा। गौरतलब है कि परेश रावल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 में एक गुजराती फिल्म से की थी। परेश रावल उन कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जो फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद भी थिएटर में काफी सक्रिय रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी नाट्य परीक्षण संस्थाओं में से एक और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। इसकी स्थापना संगीत नाट्य अकादमी द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में साल 1959 में की गई। साल 1975 में ये एक स्वतंत्र संस्था बनी और वर्तमान में ये संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।